हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न अकेडमी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अपडेट आपको मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले चीज़ हमें सीखना है वो है केमिकल रिएक्शंस कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है एक्चुअली में, है ना। ये आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि देखिए, नॉर्मल तरीके से इसको समझते हैं कि एक केमिकल सब्सटेंस है, वो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है उसकी नए केमिकल सब्सटेंस में। मतलब कि मान लो आपने चीनी मिलाया, चाय पत्ती मिलाई, दूध मिलाया, पानी मिलाया और क्या बनाया, चाय बनाया, है ना। तो ये चीज़ें, शुगर और ये सारी चीज़ें मिलाकर आप नए एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हो, तो उससे भी आप क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शन। जो आप टी को बनाते हैं वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है ना। सिंपली हम क्या करते हैं, नए नए सब शुगर को मिल्क शुगर हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इन चीज़ों को डाला और हमने एक नए सब्सटेंस को बनाया। तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस का। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, कि जब भी हम एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं कुछ पुराने सब्सटेंस से, तो उससे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नए पुराने सब्सटेंस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस को बनाना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ एग्जांपल, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ कॉयल हो गया, बर्निंग ऑफ कैंडल हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर, सेटिंग ऑफ मिल्क इन कॉटेज, है ना, चीज़, घी, डाइजेशन फूड एक्सेट्रा। ये तमाम जो एग्जांपल हैं आपके किसके हैं, केमिकल रिएक्शंस के हैं। और देखिए, थोड़ा डीपली जानते हैं केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। यानी कि अगर चाय बनी है, टी बनी है, तो जो शुगर की प्रॉपर्टीज़ थी ना, या फिर मिल्क की प्रॉपर्टीज़ थी, या जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ थी, अब वो टी में नहीं होंगी, वो पूरी की पूरी डिफरेंट होती है ना। आप जैसे मिल्क को पियो और टी को पियो, डिफरेंस है। वाटर को पियो और टी को ड्रिंक करो, तो ये क्या है, डिफरेंस है इनमें, है ना। तो ये चीज़ ये बताती है कि आप जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसकी जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके सब्सटेंस की, वो नए सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आपके केमिकल रिएक्शंस थे। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि केमिकल रिएक्शन वो होता है जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस होता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा आपके प्रीवियस सब्सटेंस से। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन हमने पढ़ा। इस तरीके से बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें भी क्या होता है, देखो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जो आपकी ऑक्सीजन होती है, ये जो लेयर वो होती है, आपकी फ्लेम होती है, जो ये फ्लेम होती है ना, ये क्या करती है, ये आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तो ये भी एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करती है, CO2 एक्सेट्रा। उसके बाद से देखिए, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मान लो आपने 2 मोल्स ऑफ मतलब H2 के मॉलिक्यूल्स डाले और वाटर के मॉलिक्यूल्स डाले, दोनों को ऐड किया तो आपको एक नया मॉलिक्यूल मिल जाता है, और वो मॉलिक्यूल क्या है, H2O, पानी मिल गया। मतलब कि आपने हाइड्रोजन को डाला और ऑक्सीजन को डाला और एक नया सब्सटेंस बना डाला जिसका नाम क्या है, H2O। ठीक है, इसका और सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो इस इमेजेस के अंदर, कि जैसे कि मान लो आपके क्या क्या हो सकते हैं, केमिकल बैटरीज में यूज़ होता है, बर्निंग में यूज़ होता है, उसके बाद आपके स्टमक में अंदर, फूड डाइजेशन के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शन सिंपली लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है पुराने सब्सटेंस को मिला के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब अगला देखिए, अगर आपको कोई चीज़ सही लगे मतलब इस चैनल के बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हो हमेशा के लिए। यहाँ पर आपको हमेशा नई वीडियोज़ अपलोड मिलेंगे, पूरा सिलेबस होगा 10th का, 9th का। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। देखिए, तो एक एग्जांपल है आपके पास, सबसे पहले कि समझते हैं इस एग्जांपल को। तो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये कहता है कि अगर हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो वो क्या बना लेता है, MgO बना लेता है। ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और मैग्नीशियम ना एक स्ट्रिप होती है, तो उसको अगर आप बर्न करोगे, जलाओगे, तो वो एक नया सब्सटेंस बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ ना स्टूडेंट्स, हुआ ना ये चीज़ कि Mg और O को आप मिला दो तो एक नया सब्सटेंस आपको मिल जाता है, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
जब भी, और प्लस आपको हीट देना पड़ेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद से इसमें एग्जांपल में इसने एक्सपेरिमेंट के लिए बोला कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन को लो, उसे क्लीन करो इट बाय रबिंग इट सरफेस विथ सैंड पेपर। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है क्लास 10। तो देखो इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर लो, प्लीज़ नोट कर लो इसे, कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जलाने से पहले, बर्न करने से पहले, वाई वी शुड क्लीन इट, हम उसे साफ क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसको क्लीन इसलिए किया जाता है कि उसके ऊपर ना ऑक्सीजन की एक लेयर जमी होती है, ठीक है, लेयरिंग होती है मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन की। देखिए अब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब जैसे मैग्नीशियम के रिबन को आप निकालोगे तो उस पर ऑक्सीजन जाके चिपक जाएगा, और उस ऑक्सीजन को क्या करना होगा, आपको रिमूव करना होगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर को यूज़ करते हैं, उसको साफ करते हैं, ठीक है। तो आप ये बुक आंसर लिख सकते हो, अगर एग्जाम में आता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है, अगर वो पूछता है तो आप बता सकते हो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब बट हम जब बर्न करते हैं तो हमें सिर्फ मैग्नीशियम करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड थोड़ी करना है जो ऑक्सीजन के साथ चिपका है। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस सरफेस को सैंड पेपर से साफ़ करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट की तरफ चलो बढ़ते हैं। उसके बाद होल्ड इट द पेपर और टू अ टोंग, और एक वो होता है ना आपका इंस्ट्रूमेंट होता है टोंग, जिससे पकड़ते हैं हम, ठीक है। उसको फिर बर्न करो। उसका बोलता है बर्न मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग विद डेजलिंग फ्लेम। डेजलिंग फ्लेम आती है, ब्लूइश टाइप की कुछ फ्लेम होती है, ठीक है, उस फ्लेम को डेजलिंग फ्लेम भी कहते हैं। होल्ड बाय बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर द वॉच अ ग्लास एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बीइंग अ फॉर्म। आप जैसे जलाते जाओगे तो वॉच ग्लास होती है, छोटी सी एक वो होती है, प्लेट टाइप की होती है कांच की, आपने लैब में देखा होगा। वहाँ पे अगर आप देखोगे जलाने के बाद तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम का पाउडर मिल जाएगा, मैग्नीशियम पूरी तरीके से जल जाएगा, ठीक है। तो नोट देखो, बिफोर बर्निंग जो आपको मैंने चीज़ समझाई थी, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय द बर्निंग विद द सैंड पेपर, ठीक है। हम जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करेंगे सैंड पेपर से। दिस इज डन रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन का जो लेयर जम जाती है उसको हटाने के लिए रिबन, सो इट इज़ अ मे बी रेडली कंबाइंड विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, और ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था मैग्नीशियम रिबन वाला, ठीक है। तो आप इसका आंसर को जरूर नोट करना है स्टूडेंट्स, प्लीज़। उसके बाद से देखिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शंस को हम पता कैसे लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, अपने को पता ही नहीं लग रहा, बैठे बैठे भाई पता ही नहीं लग रहा केमिकल रिएक्शन है या फिर फिजिकल रिएक्शन है। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या तरीके, आप कैसे कैसे पहचान सकते हो। तो सबसे पहला है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि उसके सब्सटेंस के अंदर स्टेट का चेंज आएगा। अब स्टेट मतलब ये नहीं कि गुजरात से राजस्थान, नहीं नहीं, ये स्टेट नहीं, स्टेट मीन्स स्टूडेंट्स की सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस, ये स्टेट्स होती हैं। तो उसके स्टेट में चेंज अगर आता है, जैसे कि मान लीजिए ये प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे कि स्टेट के अंदर कैसे चेंज आता है, जैसे कि मान लीजिए वो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये चेंजेस होते हैं ना, इससे हम ये जो चेंजेस होते हैं इससे हम स्टेट चेंज कहते हैं। सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस एंड गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड, ये जो चेंजेस होते हैं इन्हें हम स्टेट चेंज कहते हैं। पहला उसमें क्या होना चाहिए, स्टेट के अंदर चेंज आना चाहिए, सॉलिड गैस में जाना चाहिए, गैस लिक्विड में आना चाहिए, ये इस तरह का चेंज। उसके बाद से चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस। अब जो भी कई बार केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके सब्सटेंस की जो कलर होता है, रंग होता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसी का कलर क्या होता है, कोई कलरलेस होता है तो ब्लू कलर का हो जाता है, कोई पिंक कलर का हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, कलर के अंदर भी चेंज आना। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी ना तो एक गैस इवोल्यूशन होगी। कई बार जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस, जैसे कि जब भी आप जिंक को क्या करते हैं, जिंक का यूज़ करते हैं कभी कभी, तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। तो उससे जो हाइड्रोजन साउंड होता है पॉप साउंड करता है, तो वो एक गैस इवोल्यूशन हुआ। इस तरीके से जब भी किसी को बर्न करो तो क्या हो, गैस निकलता है उसमें से, है ना। बर्न करते हैं तो कुछ गैस निकलती है ना, एक तरह से धुआं निकलता है जिसे बोलते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस बनना चाहिए। और चेंज इन टेम्परेचर, और उसके कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज आएगा। टेम्परेचर कम हो सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये चेंजेस अगर होते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या क्या, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं हम। स्टेट में चेंज आए, है ना, आप मेरे साथ रिपीट करो इस चीज़ को। स्टेट में चेंज आए, या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद किस में चेंज आए स्टूडेंट्स, कलर में चेंज आए, है ना, कि मान लो जैसे कि ब्लू था तो ब्लैक हो जाए, ब्लैक ब्लू, कलरलेस से कलर हो जाए। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि गैस का कोई निकलना, कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करे या फिर CO2 रिलीज़ करे, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप कोयला को जलाते तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, यानी कभी गर्म हो जाए, ठंडा हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, केमिकल
रिएक्शन, ठीक है, कॉमन केमिकल रिएक्शन के अंदर ये ऑब्जर्वेशन देखने को हमें मिलती है। उसके बाद से देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है कि सब्सटेंस विच टेक अ पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स क्या है, ध्यान से समझिए, ये आपका न्यू टॉपिक है। तो देखिए रिएक्टेंट मतलब कि आपकी जो भी, जैसे ये इक्वेशन तो आपने पढ़ी होगी पहले भी, तो जो ये चीज़ होती है LHS साइड में, वो आपके क्या होती है, रिएक्टेंट होती है। जो रिएक्शन के अंदर पार्ट करते मतलब हिस्सा लेते हैं एक तरह से, वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। जो भी LHS साइड है, जैसे कि इसमें H2 क्या है, रिएक्टेंट है, O2 क्या है, रिएक्टेंट है, क्योंकि LHS साइड है, और ये मिलके एक नया बनाते हैं चीज़ जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट वाला फंडा क्लियर हुआ। रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जो इक्वेशन के अंदर, जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेती है, टेक अ पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जिनसे मिलकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मतलब शुगर हो गया और मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब रिएक्टेंट है। और टी क्या है, प्रोडक्ट है। चाय क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को समझते हैं कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। अब सबको मिलाया हमने, देखो इसको में ए को मिला रहे हैं, बी को मिला रहे हैं, अब इनमें कुछ हीट रिलीज हुई और एक नया सब्सटेंस बन गया, तो क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इस एग्जांपल से आप समझते हैं, इससे ये चीज़ भी क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। इसमें H2O क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये बात क्लियर हुई कि जो भी नया सब्सटेंस आपका फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और ये प्रोडक्ट किधर के साइड प्रेजेंट होता है, RHS साइड पे, राइट हैंड साइड पे ये चीज़ प्रेजेंट होती है। जो RHS साइड पे प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और LHS साइड वाले पे हम जो चीज़ प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, LHS साइड इज रिएक्टेंट, RHS साइड इज द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनसे मिलकर नया चीज़ बनता है। ठीक है, और जो नई चीज़ होती है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद से देखिए एग्जाम्पल को देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल यूजिंग। देखिए केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के द्वारा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन हम उसे बोलते हैं जब आपकी जो इक्वेशन रिएक्शन होती है उसको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O है ना, O होता है। अब ये दोनों को मिला रहे हैं हम और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, वाटर, H2O। तो ये चीज़ क्या हो गई, आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसके अंदर जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट सब्सटेंस यूज़ किए गए हैं उनके हमने क्या रखे हैं, सिंबल रखे हैं। ये H2 क्या है, सिंबल है, ये O2 क्या है, सिंबल है। ठीक है, और H2O भी एक सिंबल के फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो ये क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। क्लियर हुई बात कि जिस भी केमिकल रिएक्शन को दर्शाया जाए, रिप्रेजेंटेशन किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए सिंबल के द्वारा, उससे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इन दिस इक्वेशन वर्ड यूज टू एंड इन सेकेंड। अब इसके अंदर क्या होता है, सिंबल सब्सटेंस आर यूज टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, बताते हैं। अब इट इज़ कन्वीनियंस। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, ये क्या होता है, कन्वीनियंस होता है, मतलब सिंपल तरीके से हम इजी तरीके से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, अपनी बात को समझा पाते हैं, इसीलिए इस तरीके को यूज़ किया जाता है। केमिकल इक्वेशन या वे रिप्रेजेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन कॉन्साइसिस ऑफ इंफॉर्मेटिव वे। और ये एक इंफॉर्मेटिव वे है, मतलब जानकारी देने वाली चीज़ है। अब इसमें थोड़ा और भी एक दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखिए अब इस समय ये चीज़ पता लग रही है इसको देखकर इतनी सी कि इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और मिलके क्या बना रहे हैं, H2O यानी वाटर बना रहे हैं। तो ये आपकी एक केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद से देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए जो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है ना, उसका जो भी रिएक्टेंट साइड होता है, रिएक्टेंट की तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, आपकी इक्वल होती है प्रोडक्ट साइड के। मतलब कि देखिए LHS में जितने एटम्स होंगे, जितने भी चीज़ें होंगी, वो किसके इक्वल होंगी, प्रोडक्ट के इक्वल होंगी। एग्जाम्पल देखिए बैलेंस इक्वेशन में जिंक देखिए, जिंक इसमें कितना है, 1 है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा ना तो जिंक 1 है। H2 इसमें क्या है, 2 है। क्यों, देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये क्या है, 2 है। तो अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो H2 क्या है, 2 है। जितना यहाँ पे लिखा होगा वो एलिमेंट उतना होगा। अगर 2 लिखा है तो H क्या है, 2 है। इसमें सल्फर के नीचे कोई भी नहीं लिखा तो 1। यहाँ पे O के नीचे 4 लिखा है, ये चीज़ 4 है ना, तो ऑक्सीजन इसमें क्या है, 4 है। तो LHS साइड में देखो आप, ऑक्सीजन 4 है क्योंकि 4 है। इसके बाद सल्फर 1 है तो 1 है, H2 2 है, H 2 है।
और जिंक 1 है। इस तरीके से अब आरएचएस साइड को देखते हैं, ठीक है। आरएचएस साइड को देखते हैं तो आरएचएस में जिंक क्या एक ही है, एस क्या एक ही है, ऑक्सीजन के जो 4 लगा है इसमें भी और इसमें भी लगा, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया 4, इसमें H2 लगा है यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी 2, यानी ये बैलेंस इक्वेशन है। जिंक जितना इधर है उतना इधर भी है, हाइड्रोजन जितना इधर है उतना इधर भी है, ऑक्सीजन जितना इधर है उतना इधर भी है, सल्फर जितना इधर है उतना इधर भी है, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक, हाइड्रोजन, सल्फेट एंड आर इक्वल टू द बोथ साइड, दोनों के साइड इक्वल है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हमेशा एक बार और समझते हैं इस बात को स्टूडेंट, जब भी आपके जो LHS साइड में एलिमेंट है वो बराबर होते हैं RHS साइड में एलिमेंट के, तो वो इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन होती है, ठीक है। इसमें आपको फिर कुछ नहीं करना होता, नॉर्मल बैलेंस इक्वेशन होती है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस, तो वही बताता है कि कभी भी मास जो होता है ना गेन हो सकता है ना ख़त्म हो सकता है, ना उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। द ओबे दिस लॉ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। तो इस लॉ को ओबे करते हुए जितना मास आपका रिएक्टेंट में है एलिमेंट का, जैसे कि इधर 2H है 2H 4H हो गए, इधर 2 तो 2 हो गए, तो जितने एलिमेंट होंगे उतना ही मास होगा। तो अब जितना मास इनका है उतना ही मास इसका भी होना चाहिए, तो ये इस लॉ को ओबे करता है। इसमें देखो ऑक्सीजन कितना है, 1 और 2, 2 ऑक्सीजन है, और 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इधर भी देखो 2 ऑक्सीजन है 4 हाइड्रोजन है, यानी जितना मास इसका है उतना ही मास इसका है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। और ये ओबे कर रही है किस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास प्रोडक्ट का है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं बैलेंस इक्वेशन को, समराइज करते हैं। क्या है बैलेंस इक्वेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, मतलब जितना ही ज़्यादा रिएक्टेंट के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उतने आपके प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो, वो इक्वेशन होगी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। और आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ये 2 लगा है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 लगा है तो ऑक्सीजन कितना है 4 है, इस तरीके से ऑक्सीजन में यहाँ पे 4 लगा, तो ये चीज़ को काउंट करना होता है हमें, ठीक है। इस रूल को भी याद रखना है, समझना आपको, यहाँ पे 2 है तो 2 है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन आप समझ गए होंगे अब कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या है, कि इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, भाई जितना एलिमेंट प्रेजेंट है रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में नहीं प्रेजेंट है, जितना हमारे पास रिएक्टेंट में है ना LHS के साथ जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट तो प्रोडक्ट के इधर नहीं प्रेजेंट है। चेक करते हैं, Fe कितना है, इधर 1 है, इधर Fe कितना है 3 है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे ये 3 लिखा है, तो ये Fe कितना होगा 3 होगा, तो ये क्या होगा अनबैलेंस हो गया ना, इधर तो 1 Fe है इधर तो 3 Fe है, इक्वेशन हो गई अनबैलेंस। रिएक्टेंट के साइड में आयरन 1 है और प्रोडक्ट के साइड में आयरन 3 है, तो ये अनबैलेंस हो गई। हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो चलो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर कितना है 1 है और इधर ऑक्सीजन कितना है बताओ, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ऑक्सीजन इसमें कितना है 4 है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई आपके स्टूडेंट 4 और ये 1, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं अनबैलेंस इक्वेशन होती है, और इसके एग्जांपल है कई सारे। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और प्रोडक्ट में क्या है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये अनबैलेंस हो गई, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल एटम्स नहीं होते हैं, तो इक्वेशन क्या होती है अनबैलेंस होती है। अब देखिए हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशंस वी हैव अ फॉलोइंग स्टेप्स। अब हमारे पास ना बैलेंसिंग, देखिए प्लीज़ इसको कॉपी पेन पे इस स्टेप को ज़रूर नोट करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10th आपके लिए बोर्ड्स के एग्जाम्स है, आपको अच्छा स्कोर भी करना है, तो इसको आप नोट करो, अपने कोई पेन निकाल लो, स्टेप्स को नोट करो और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इस टॉपिक को, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को, आप उतना ज़्यादा इसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो चलो देखते हैं, फुल अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए ये आपके पास इक्वेशन हो गई, तो पहले आपको ऐसी इक्वेशन दे दी जाएगी, तो आप उसे क्या करोगे चेक करोगे, ठीक है, कि वो बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। अब चेक करने का तरीका क्या है कि पहले एक एक एलिमेंट का देखो, पहले मैं आयरन को देखता हूँ, इधर आयरन कितना है LHS में 1, इधर आयरन कितना है RHS में 3, अनबैलेंस। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस। ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, तो ये इक्वेशन क्या होगी अनबैलेंस। चेक कर लिया हमने सबसे पहले बैलेंस है या अनबैलेंस। अब आपको ये मिल गई अनबैलेंस इक्वेशन,
तो इसको आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट्स, देखते हैं इस चीज़ को। तो देखिए जो पहला स्टेप क्या होता है आपका, बैलेंस ऑफ केमिकल्स नीड टू मल्टीप्लाई बाय 4 ऑक्सीजन। देखिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इससे क्या, पहले आप उस चीज़ को देखो कि आप किस तरीके से इसको बैलेंस करोगे। जैसे कि आप देखो, आपको इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जहाँ पे कम है, जहाँ पे कम है उसको आप ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा को कम नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है, कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 1 ही था। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्टूडेंट ये बात भी ध्यान रखना आप कि जितने नंबर आप यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो चीज़ इतनी टाइम्स हो जाती है। अगर ये ऑक्सीजन अकेला था, 1 था, तो आपने 4 से किया तो ऑक्सीजन 4 हो गया। यही जब ये 4 इससे होगा तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये जो भी चीज़ है ना वो इससे भी मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले से ही मल्टीप्लाई होती है। तो हाइड्रोजन कितना अभी कितना हो गया इधर, 8 हो गया, और ऑक्सीजन कितना, 4। ठीक है, तो चलो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ऑक्सीजन हमने क्या किया, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 4, और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, फिर दोबारा आप चेक करो, इक्वेशन को चेक करते हैं, हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो नाउ चेक एटम्स अगेन देखते हैं एक बार। तो इसमें चेक करते हैं तो हमें मिलता है कि देखिए Fe कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ठीक है, Fe 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। अब कौन सी चीज़ अनबैलेंस है, तो यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिकम 8। अब इसमें हाइड्रोजन कितना हो चुका है, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया हमने, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, उसको छोड़ दो। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब दूसरी चीज़ों को देखो, लेकिन जब ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे थे तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन कितना आया था, 2 ही था, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये चीज़ क्या होगी, बैलेंस हो गई। मतलब कि इधर भी हाइड्रोजन 4 8 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। ठीक है, इस बार हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, आरएचएस साइड को मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4 से किया है ना। यहाँ पर देखो इस 4 को इससे मल्टीप्लाई किया H2 से, तो ये 8 हो गया। इस वाले 4 को इससे किया था H2O, तो यहाँ पे 8 हो गया। ये दोनों 8 हो गए। अब क्या रह गया, अगला देखते हैं Fe3, Fe को देखते हैं। तो Fe आयरन इधर कितना है, 1 है, और इधर आयरन कितना है, 3 है। ठीक है, इधर आयरन 3 है और यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है। तो आफ्टर दैट अ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम बिकम इक्वल बोथ साइड। हमने जब बैलेंस कर लिया बोथ साइड पे, द नंबर ऑफ आयरन इज वन ऑन द LHS। अब देखिए LHS के तरफ देखते हैं, 3 LHS में देखिए आयरन कितना था, 3 था, 3 नहीं था, मतलब 1 था, और RHS में कितना था, 3 है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो आयरन को सिर्फ सिंपली 3 से, तो आयरन भी यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, और Fe यहाँ पे भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये चीज़ अब बैलेंस हो गई। अब आप इसको देखो दोबारा से एक शीट में, दोबारा से इस चीज़ को देखो। अब आपके सामने क्या है, सारे आइटम्स को आप चेक करोगे एक बार, आयरन हो गया, वाटर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इक्वेशन होगी, 3 से आपने मल्टीप्लाई कर ही दिया इसे यहाँ पर। अब इसको आप चेक करो कि जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सही है कि नहीं। आप इस तरह से टेबल बना सकते हो, शुरू में भी टेबल बना सकते हो, आप लास्ट में भी टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो अब पहले आयरन को चेक करते हैं। नंबर ऑफ एटम आप यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद से हम इस चीज़ को चेक करते हैं। तो सबसे पहले जिसे हम चेक करेंगे तो आयरन रिएक्टेंट के साइड कितना है, 3, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट के साइड आयरन कितना हो गया, 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 8 है, और इधर की प्रोडक्ट के साइड पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। जैसे कि आप देखो ये Fe इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो गया, 3 है ना, तो ये बैलेंस है। इधर आयरन कितना, इस चीज़ को देखो, ये चीज़ भी बताती है, इसका मतलब भी आयरन इसमें भी क्या है, 3 है, तो ये बैलेंस। उसका हाइड्रोजन को देखते हैं, ये 4 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। स्टूडेंट्स इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से रखना, ये मत सोचना कि ये 4 लगा बाहर तो हाइड्रोजन 4 है, ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होता है और ये 8 हो गया। ठीक है, तो 4 दूनी 8, ये हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर भी 4 ये और ये 2, तो 4 और 2 8, तो ये इधर कितना है, 8 है, और ये भी इधर कितना है, 8 है। तो ये चीज़ बैलेंस। उसका ऑक्सीजन, अब ये जो 4 है वो ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 ही है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होगी, बैलेंस हो गई, यानी इधर भी 4 और इधर भी 4, तो ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन है टोटली। ठीक है,
उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करते हैं। आप इसको ट्राई करोगे खुद से करने की, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट कर सकते हो, फ्रेंकली पूछ सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, अगर प्रॉब्लम लगे तो कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि हमारा बिल्कुल यही मोटो है अब आपको हर सारे के सारे सिलेबस आपको अपडेट करना और सही तरीके से आपको गाइड करना और पढ़ाना है, कि कोशिश करना, ठीक है। तो आप प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा जो भी आपको सही लगे गलत लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम अब डेली मिल सकेंगे लाइव क्लासेस में भी, और आपके इस चैनल के द्वारा आपको नई वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो स्टूडेंट्स एक बार देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए अब इसको ना बैलेंसिंग के कुछ एग्जाम्पल है, मैंने आंसर भी लिखे हैं, आप इसका सिर्फ क्वेश्चन नोट करो, एक बार खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है कोई इशू हो आप बोल सकते हो, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो ये Na2 है और ये H2 है, ये क्या बैलेंस है या नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। इधर देखते हैं इस पूरी इक्वेशन को, इसमें नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इधर है RHS में नाइट्रोजन 1 और यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है, नीचे जो इसकी टांग पकड़ के बैठा है ये 2 है ना, तो ये भी 2 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी ये भी 2, ये तो बैलेंस है, लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। तो अब ये N2 है, इसे तो हम कम नहीं कर सकते ना, तो इसको हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब नाइट्रोजन कितना हो गया, इससे मल्टीप्लाई होने पे नाइट्रोजन हो गया 2, ठीक है। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो गया, 6। अच्छा इधर हाइड्रोजन सॉरी 3 था, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 2 है पहले से ही, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। इधर मैंने 3 से कर दिया, तो ये क्या होगा, ये इससे हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, यानी 6 तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है और 6 आपके आरचे साइड पे भी प्रेजेंट है। तो ये होगी इक्वेशन बैलेंस। जैसे देखो N2 हो गया और 3H2 कर दिया, 6 हो गया, 2NH3 बैलेंस हो गई, नाइट्रोजन इधर 2 हो गए, हाइड्रोजन। आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, देखो आप बढ़ी हुई चीज़ को घटा नहीं सकते, छोटी चीज़ को बढ़ा सकते हो। तो इधर क्या था, जो इधर नाइट्रोजन था 2 था, तो मैं इसको कम नहीं कर सकता, लेकिन नाइट्रोजन अंदर 1 था तो इसको 2 से गुना करके इसको बराबर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ था। उसका देखिए अगला भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, K कितना है, सबसे पहले चेक करेंगे ना, तो K 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है, बैलेंस लग रहा है। Cl कितना है, इसमें 1 है, इसमें भी Cl 1 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन इसमें क्या आ गया, 3 है, इसमें ऑक्सीजन कितना आ गया, 3 है, और इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2 है। छोटे वाले को देख के आप पता लगा सकते हो। अब ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अब बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आपके सामने क्या है, 3 है, तो अगर मान लो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, 6 हो गया। और इसको क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। कई बार आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप करो इसको प्रैक्टिस। तो देखो 3 × 6 6 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 2 × 3 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। इधर अब कितना हो गया, लेकिन इधर K 2 हो गया, इधर K 1 ही है, बिगड़ गया। इधर K Cl जो है इधर 2 हो गया और इधर Cl कितना 1 ही है, तो फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सारा बैलेंस है, देखो यहाँ पे आंसर 2 है K, इधर भी 2 है K, इससे मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद ये 2 जो कैल्शियम से हुआ, ये 2 कैल्शियम से हुआ, तो ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 3 जा 6, ये 3 था ना, ये 3 था, 2 3 जा 6 है इधर, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, इधर भी 6 है, तो ये बैलेंस हो गई। किस तरह से आप बैलेंस करोगे। उसका अगला देखो Na कितना है, इधर 1 है, इधर Na 1 है, सोडियम 1, Cl इधर कितना है, 1 है, और इधर Cl कितना है, 2 है। अब आप समझ पा रहे होगे ना, Cl इधर 2 है, और इधर Fe कितना है, 2 है, इधर Fe क्या है, 2 है। तो इधर क्या कर, सबसे पहले हम एक को बैलेंस कर लेते हैं, Fe को, चलो F को बैलेंस करते हैं, सॉरी F को बैलेंस करते हैं, फ्लोरीन को। तो इसको अगर मुझे 2 बनाना है तो क्या करेंगे आप मुझे बताओ, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब ये 2 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो F कितना जगह 2, और ये भी F कितना है, 2 है, तो F बैलेंस हो गया। अब N कितना हो गया, इधर 2N हो गया, और इधर N तो 1 ही है, तो इसे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर N कितना हो गया, 2, और इधर N तो 2 हो ही गया, तो ये बैलेंस। Cl कितना हो गया, अब ये Cl, ये 2 Cl से मल्टीप्लाई होगा, Cl2 हो गया, और ये Cl2 पहले से है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई, है ना। 2NaCl Fe2 और 2NaF और Cl2, ये चीज़ बैलेंस हो गई। उसका देखो इधर 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, क्या मिल रहा है आपको, H2, यानी ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है,
इनबैलेंस हो गई। तो इसको क्या करो आप, इसको बैलेंस करते हैं, तो इसको मुझे 2 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 को तो कम नहीं कर सकते हम, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। आप जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 है, तो ये 2 और ये 2 बैलेंस हो गए। लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 2 4 हो गया, और इधर 2 ही है, तो इसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। अब बैलेंस हो गया ना, हाइड्रोजन इधर साइड किधर है, 4 है इतना, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरह से बैलेंस हो गई। इस तरीके से बाकी के कुछ क्वेश्चंस है, या आप करोगे, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद से कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं कि जब भी आप, ये हमने केमिकल इक्वेशंस को लिखना और रिएक्शन के बारे में समझा, कुछ चीज़ें समझते हैं जो केमिकल रिएक्शंस होती क्यों हैं, है ना स्टूडेंट्स। देखिए जो कभी केमिकल रिएक्शन अगर होती है ना, तो उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि वो कंडीशंस का होना जिस पे रिएक्शन होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके सामने आता है ना टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर का क्या होता है, जब भी आप टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपकी रिएक्शन पे, कि जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो ना, तो रिएक्शंस क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इस तरीके से जैसे देखो किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं, हमारे घर में खाना बनता है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, बॉईल करेंगे खाना और टेम्परेचर देंगे, गैस पे रखते हैं। तो जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे ना, तो वो क्या होगा, उसकी जो रिएक्टिविटी होगी फास्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर देते ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एनर्जी आ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो मूव करेंगे, उनमें उनके बॉन्ड टूटने लगेंगे। ठीक है, और बॉन्ड टूट जाएगा तो एक एटम दूसरे एटम से दूर हो जाएगा, और दूर होते ही वो किसी और के साथ मिलकर नया प्रोडक्ट बना लेगा, नया दोस्ती कर लेगा, है ना। जैसे 2 दोस्त होते हैं, उनके बीच में अगर दोस्ती टूटने लगती है तो दूसरे से दोस्ती उनकी जुड़ जाती है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे टेम्परेचर दोगे ना आप, कहते हैं ना आग लगा रहे 2 लोगों के बीच में, है ना, ये आपने सुना होगा। तो उन दोनों की बॉन्डिंग को ख़राब करना। तो इस तरीके से जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शंस क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। रिएक्शन का इम्पैक्ट ये पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह होती है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसका आता है कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट वो होते हैं ना जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वो उनके प्रेजेंट होने से नया प्रोडक्ट जल्दी से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। अब देखिए कैटलिस्ट की खास बात क्या है ना, कि ये कभी भी नया, जब भी आप प्रोडक्ट बनाओ, जैसे कि मान लो Mn2 है, तो ये आपके प्रोडक्ट में Mn2 नहीं आएगा, बस ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा और रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। देखो इधर के पोटेशियम था, इधर भी पोटेशियम, इधर कैल्शियम, इधर O3, ये सारे के सारे हैं, लेकिन Mn2 इसको डाला तो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। देखिए कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच नाइदर बी रिएक्टेंट और नॉर बी प्रोडक्ट। ना वो रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट है, बट रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन स्पीड प्रेजेंस। अब मतलब उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप कैटलिस्ट वगैरह भी पढ़ोगे चैप्टर 4 के अंदर। ठीक है, चैप्टर 4 आपका कंपाउंड वाला जब हम पढ़ेंगे ना, तो इस चीज़ को डिस्कस जरूर करेंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद से कुछ चीज़ें बात करते हैं लास्ट में। तो जैसे हमने ना अभी जो रिएक्शंस पढ़ी, तो उसमें कुछ सिंबल यूज़ होंगे आपकी बुक में। ठीक है, तो जो सिंबल होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कुछ इंफॉर्मेटिव होते हैं। जैसे कि मान लो आपने इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पे H2 दिया गया है, प्लस इसके साथ में ना हाइड्रोजन के साथ ये G जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे इस G को दिखाया गया है। ऐसे ही ये प्रॉपर रिएक्शन हो, ये आपकी प्रॉपर इक्वेशन है। देखो इसमें सिंबल भी दे रखा है, और इसके ये चीज़ क्या होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए G है, G है, L, ये क्या है, जब भी गैसेस स्टेट में होता है, मतलब मान लो हाइड्रोजन किस स्टेट में है, गैस में है। ठीक है, हवा के फॉर्म में जैसा भी, उसके बाद से तो इस पर G लिखा गया। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, हवा में होता है, एयर में होता है, तो ये गैस स्टेट में है। तो ये जो लिखा होता है ना, ये इसके स्टेट को बताता है। अभी देखिए H2 क्या होता है, लिक्विड होता है, पानी होता है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। तो ये जो चीज़ें लिखी होती हैं ना, ये इनकी स्टेट्स को बताती हैं कि ये कौन किस स्टेट में है, ये भी सॉलिड में है, लिक्विड में है, या गैस में है। और इनकी 3 स्टेट्स को आप पढ़ोगे, तो जब भी गैस में होगा तो नीचे G लिखा होगा, जैसे इसमें G छोटा सा लिख रखा है। ठीक है, जैसे देखो G लिख रखा है ना, ये देख लो, ये लिखा। ऐसे ही देखो अगर वो चीज़ सॉलिड में होगी, लिक्विड में होगी, देखो लिक्विड के लिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिक्विड लिखा है। ऐसे अगर सॉलिड में होगी तो S लिखा जाएगा। और एक होता है एक्वस सोल्यूशन, सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। जिस सब्सटेंस को आप पानी के अंदर घोलते हो ना, तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस, तो उसके लिए हम एक्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, इंफॉर्मेटिव हो जाती है। अब इक्वेशन को आप बता सकते हो, बताओ इसमें जो हाइड्रोजन है किस में है, गैस में है, और ये हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन इसमें G है तो गैस में है,
और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इसी तरीके से H2O है, H2O क्या है, पानी है, वाटर है, और L क्या है, लिक्विड, तो लिक्विड में है। तो ये चीज़ें होती है। अब हम पार्ट 2 के अंदर मिलेंगे। अगर कोई डाउट हो इस पार्ट 1 से, चैप्टर 1 में से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, बिना झिझक। और अच्छे से पढ़ना है आपको, अच्छे स्कोर करना है। और लर्न अकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम लंबे समय तक आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताएं और सिखा सकें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।